हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, शायद एक्स सर्विसमैन को लगेगा हमसे संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे संबंधित है। और ख़ास करके ये बैंक से सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं, ये उनके लिए है। अब क्योंकि बैंक से बहुत बड़ी मात्रा में आर्मी के भी हैं, नेवी के भी हैं और एयरफोर्स के भी हैं, तो उन पर भी ये लागू होता है। आपको पता होगा 15/6/2024 को एक मीटिंग होती है IBA और UFBU, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ बैंक यूनियंस में। उसकी बड़ी चर्चाएं होती है, वीडियो बनाए जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि जो रेजिडियल इश्यूज हैं उन पर एक चर्चा होगी। चर्चा हुई, एक तो कोई PLI प्रॉफिट लिंक्ड स्कीम है कोई इनकी, उस पर हुआ इनका PLI स्कीम पे। दूसरा कोई इंश्योरेंस जो मेडिकल का है उस पर, लेकिन फाइनलाइजेशन वो भी नहीं हुआ और मीटिंग खत्म हो गई। शाम को उनके वीडियो भी आ गए। मैं काफी सोचता रहा, मैंने सोचा भाई रेजिडियल इश्यूज होते क्या है। तो मैंने जाके देखा कि आखिरकार रेजिडियल इश्यू है क्या। तो मैंने यहां पे ये कम से कम 18 रेजिडियल इश्यूज की लिस्ट लगा रखी है। यही मिले मुझे गूगल पर। जब रेजिडियल इश्यूज की बात हो रही है तो रेजिडियल इश्यूज पर ही बात होनी चाहिए ना। फेंक दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया, अपने अपने घर चले गए। और ये अभी से नहीं है, ये रेजिडियल इश्यूज मैं तो ये देख रहा हूं पिछले 10-15 साल से ऐसे ही चलते चले आ रहे हैं। इन पे कोई निर्णय नहीं होता है। भैया तो निर्णय लेगा कौन? ये तो बड़े समस्या परे बात है। हमने सोचा कि भाई जब बेस सेटलमेंट हो गया तो रेजिडुअल इश्यूज का क्या मतलब है? या फिर यह कहो बेस सेटलमेंट हुआ ही नहीं, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जो सर्विंग कर्मचारी हैं उन्होंने मिलकर के IBA से अपना काम चला लिया और जो बैंक पेंशनर्स हैं वो भाड़ में जाएं, उनको रेजिडुअल इश्यूज में डाल दीजिए और ये चलता रहेगा एक साल, अगले क्या नाम है 2027 तक। हमने सोचा इस देश में जो कर्मचारी हैं, केंद्र के कर्मचारी, राज्य सरकारों के कर्मचारी, बैंकों के कर्मचारी, PSU कर्मचारी। अब जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन करती है, वेतन आयोग अपनी सिफारिश करता है, केंद्र सरकार उनको मंजूर करती है सिफारिशों को, और एकदम इनका वेतन आयोग लागू हो जाता है। उसी के बेस पर जो राज्य सरकारें वो कर लेती है। देयर इज नो प्रॉब्लम, बाद की कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके पास, वहीं खत्म हो जाती है। अब दूसरा सिस्टम है, बैंक अपना खुद का निर्धारण करती है बेस सेटलमेंट के नाम से, LIC भी करती है, और सबसे बड़ी स्वतंत्रता कोर्ट भी अपना जो वेतन का निर्धारण है वो स्वयं करते हैं। अब ज्यादा कोर्ट का देखा जाए तो उनका भी ऐसा कोई रेजिडुअल इश्यूज नहीं होता है, यही रेजिडुअल इश्यूज पड़ा हुआ है। अब बड़ी विडंबना की बात है कि ये 18 पॉइंट बाद में पढ़ूंगा, थोड़ा बता दूं मैं। इस देश की रक्षा सैनिक करता है, उनकी ना तो OROP की बात सुनी जाती है, कई प्रकार की बातें वो नहीं सुनी जाती हैं, मुद्दा अटका हुआ है। और बैंकों का भी जो काम है वो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर आर्थिक तंत्र को सुदृढ़ रूप से चलाने का काम करती हैं। यानी जो कुछ काम होता है बैंकों का ही होता है, इवन बैंकों के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन विडंबना देखिए, बैंकों को आजादी है अपना खुद का काम करने की, लेकिन नहीं कर सकते जैसे कोर्ट करते हैं। और जो देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पर रह करके, और जो आर्थिक तंत्र की रक्षा करते हैं अंदर रह करके, उनका हीला हील कर रखा है। और इनमें भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक्स सर्विसमैन का मुद्दा तो उठाती हैं, लेकिन बैंक का एक भी कोई मुद्दा नहीं उठाता है। अब उनको पता है कि इन्होंने जो घोटाले करा रखे हैं बैंकों में, उठाएं तो कैसे। जो पैसा दिला रखा है बैंकों का, पब्लिक का दिला रखा है, बैंकों को बदनाम करेंगे, वो बाहर भाग जाएंगे।
अब मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि ये जो 18 पॉइंट दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग या तो आपको कॉलेज में मिलेंगे, या यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे, या बैंकों में मिलेंगे। सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग या तो आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, आईएएस भी होंगे। तो उनके यहां तो कोई वो नहीं पढ़ पाते, बाद में उनका जॉब ऐसा होता है। लेकिन जो कॉलेजेस में जो आदमी रहते हैं, बैंकों में जो होते हैं, अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाते हैं, मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। पढ़े लिखे लोगों का यह हाल है। आईबीए अपने आप में एक कल्पना से परे पढ़े लिखे लोग हैं, उसी प्रकार यूएफबीयू में है। भाई ये बताइए, जब आप बेस सेटलमेंट कर रहे हो तो उस समय ये रेजिडुअल इश्यू का क्या मतलब रह जाता है? क्या आप सरकार से मिले हुए हो कि हम इतना सही करेंगे, इतना नहीं करेंगे, या सरकार से आपको कुछ मिलता है ये सब कुछ करने के लिए? भाई आप कीजिए और सरकार के पास भेजिए। अब फंड की प्रॉब्लम आती है आपके पास। जब आपका पीएसयू है और आप उनको कंट्रीब्यूटरी जो स्कीम होती है पेंशन की वो नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है ये भी सरकारी कर्मचारी हैं। और देखिए मैडम ना, केंद्र सरकार में चले जाइए, वहां 20 साल में लास्ट पीरियड उनका 50% है, बैंकों में 33 ईयर में है। अब मैं इनको पढ़ता हूं, इनकी अभी मीटिंग हुई 15 जून को। लोगों को बड़ी आशाएं थी, पता नहीं क्या काम करेंगे। पहला ही पॉइंट है इनका इंप्रूवमेंट इन पीएलआई स्कीम। इंप्रूवमेंट किया नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या डिसीजन किया, कैसे बातें की, मुझे तो पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी आउटकम नहीं आया जो आउटकम होना चाहिए था। नेक्स्ट, अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर पास्ट रिटायर्ड, प्रोविजन टू बी मेड इन पेंशन रेगुलेशन टू प्रोवाइड फॉर पीरियडिकल अपडेशन ऑफ पेंशन अलोंग विद द वेज रिवीजन। सर इतना सा हल्का सा काम, कहां प्रॉब्लम आ रही है इसमें? पेंशन अपडेशन के प्रोविजन करने आपको एक कानून बनाना है, क्यों बनाते क्यों नहीं हो? लटकाने में भटकाने में मजा आता है क्या? जब नहीं करना तो खत्म करो ना इसको, कि नहीं करना है हमको। मतलब लोगों को एक प्रकार की बेटिंग में रखना और उनको एक मतलब एंक्सस रखना, 37 साल से एंक्सस रखे हुए हो और हल्के से काम को आप नहीं कर पा रहे हो, एक प्रोविजन नहीं कर पा रहे हो आप, और बस एक लंबी सी लाइन लिख दी उसका इंप्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम। अब पता नहीं तुम्हारी कौन सी पेंशन स्कीम आएगी, कौन सा इंप्रूवमेंट करेंगे और किसने ये रखा है, मेरी समझ में बात नहीं आई। जब पेंशन अपडेशन की बात हो रही है, पुराने कर्मचारी को जा रहे हैं, नया वेतन आयोग आता है, उसके साथ में अपडेशन हो जाएगा, तो और कौन सी इंप्रूवमेंट करोगे आप पेंशन स्कीम में? पता नहीं कहां से ये पढ़े लिखे लोग अनावश्यक चीजें ला करके यहां पर रखते हैं। फिर है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एट 1 मंथ पे फॉर ईच ऑफ सर्विस विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। बस ग्रेचुटी देना है 1 महीने का, 15 दिन का मिलता था, 1 महीने का देना है। इस पे काम करेंगे, होना जाना कुछ है नहीं, क्योंकि इस पर वही लागू होगा जो केंद्र सरकार करेगी, इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वो डालते हैं ना ऑप्शन टू ज्वाइन द डीए लिंक्ड, पता नहीं क्या, एक्सटेंड एक्स पेंशन फॉर प्राइवेट बैंक पेंशनर्स। सर समझ में नहीं आ रही है कि आप सरकारी बैंक के अधिकारी हो, आईबीएस सरकारी बैंक का है, और एक्स ग्रेसिया आप प्राइवेट बैंकों को दिला रहे हो, तो आप पे कौन सी परेशानी हो रही है? आपको पॉकेट से देना है क्या? क्यों नहीं कर देते उन चीजों को? जो चीज करने की है, त्वरित कार्रवाई की है, उनको क्यों नहीं करते हो? इंट्रोडक्शन ऑफ लीव बैंक फाइनलाइजेशन ऑफ द स्कीम, प्रीमियम ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी टू बी बोर्न बाय द बैंक्स, इंप्रूवमेंट इन ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, एडिक्वेट रिक्रूटमेंट बैंक्स। ये कोई इश्यू नहीं है सर, ये रेजिडुअल इश्यू कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ा यदि रेजिडुअल इश्यू है जो फंडामेंटल राइट्स की छाती पर बैठ के दाल दल रहा है और आप पर कलंक लगा रहा है, बार बार कह रहा हूं, ये डीए का जो मर्जर है, डीए का जो बेस ईयर है 2016, जो आपने नहीं कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है और कोई पॉइंट नहीं है इसमें। और एक ये जो आपका प्रोविजन लेकर के आने हैं अपडेशन के, पेंशन के, वो तो लगभग ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी आप घुमा रहे हो, खूब घुमाइए, लेकिन आप भेजो तब ना भारत सरकार को। आप भेजते ही नहीं हो। मॉडिफिकेशन द प्रोविजन ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, इंक्लूजन ऑफ स्पेशल अलाउंस टू द सुपर एनुएशन बेनिफिट्स। ये तो पता नहीं, मेरे ख्याल में 10 साल से पीछे से बातें चली हुई हैं, कोर्ट ने भी शायद इनको निर्णय दे दिया, लेकिन इसको भी ये करेंगे। भाई एक बात बताइए आप कि आप रेजिडुअल इश्यूज पर बात करने जाते हो,
एक आभास देते हो कि आप कोई काम करोगे और कोई काम नहीं करते हो। केवल आपने अपना बेस सेटलमेंट कर लिया, अपने पे अनुसार बढ़ा लिए, आराम से आपने उसके एरियर भी ले लिए, और जो पेंशनर से उनको बेवकूफ़ बना दिया। 37 साल से आप बेवकूफ़ बना रहे हो। आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं करना चाहते हो, करना नहीं चाहते हो। करना चाहो तो हो सकता है, क्योंकि आरबीआई का हो चुका है, आरबीआई के नीचे सारे बैंक आते हैं। नहीं करना चाहते हो तो इन लोगों को उत्सुकता में ना रखें, स्पष्ट रूप से बोल दें हम नहीं कर रहे हैं। कोर्टों में केस चले हुए हैं, कोर्टों में केस हो जाता है तो उसका भी आप नहीं करते हो, ये तो बहुत दूर की बात है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की मीटिंगें बंद करो। इसमें काफी पॉइंट्स ऐसे हैं आप एक झटके में खत्म कर सकते हो। Allocation of funds to staff welfare fund based on the operating profit of banks. Transport allowance to be paid to the physically disabled employees in the with government employees. Northeast benefit as per LIC RBI scheme. All contract employees to be regularized permanent basis. Modification of compensation. इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको मीटिंग करने के लिए है। बिना मीटिंग के ही IBA is competent enough to take action and to decide. इसमें केवल और केवल एक ही पॉइंट है पेंशन अपडेशन का, और जो बेस ईयर है डीए का उसमें भी किसी यूएसबीयू की या सरकार की पूछने की जरूरत नहीं है, केवल आईबीए कर सकता है। लेकिन आईबीए ने बीच में अड़ंगा अड़ा रखा है। आईबीए और यूएसबी दोनों मिलते हैं, पता नहीं क्या बातें करते हैं। इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिसके लिए कहा जाए रेजिडुअल इश्यूज। ये कोई रेजुलर इश्यूज नहीं है, ये एक झटके में होने वाले काम है। फटाफट तुरंत कार्रवाई नहीं होती है। इन्हीं कार्रवाइयों ने, इसी प्रकार की हरकतों ने जो सरकार है वो गिराई है, तो लोगों में रोष पैदा होता है। वो हंसेगा ऑर्डर को देख करके कि भाई ये रेजुलर इश्यूज की जो लिस्ट बना रखी है जो मैंने गूगल से ली है, क्या वास्तव में ये रेजुलर इश्यूज है? एक भी नहीं है। बस एक रेजुलर इश्यू है बैंकिंग पेंशन का, उसके तो कोर्ट में केस चले हुए हैं। आप क्या करोगे? इनको खत्म करें, और खत्म करने के बाद कहें कि भाई ये हमने कर दिया है। अब दो चीज आप करोगे, फिर उसके फिर आप मीटिंग करोगे, फिर आओगे फिर एक मीटिंग करोगे, लोगों में एक क्या नाम है समाचार जाएगा, सूचना जाएगी, फिर उसके वीडियो बनेंगे। करना धरना कुछ है नहीं। इस प्रकार समय जा चुका है। आजकल बहुत टेक्निकल युग है, हर आदमी देखना चाहता है कौन क्या कर रहा है। ये अकर्मण्यता की निशानी है और कुछ नहीं है। कोई रेजुलर ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे का लेना देना है। जो सरकार के कर्मचारी हैं उनको यदि कोई मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कुछ मिल रहा है तो उसके बराबर ले आइए। पेंशन अपडेशन आपको करना है, प्रोविजन लाना है, तो चुटकी का काम है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। डिसीजन लेना है, भारत सरकार से अप्रूव करना है, हो जाएगा। लेकिन नहीं करना है, क्योंकि अपने नंबर कैसे बनेंगे? नंबर नहीं बन पाएंगे फिर बाद में। आईबीए करेगा भी तो यूएफबी नहीं करने देगा, कि उनकी इज्जत कम हो जाएगी, उनको भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। और दोनों मिलकर करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरा पंगा अड़ जाएगा, तो आईबीए नहीं कर पाएगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनकी वजह से हो रही हैं। अदरवाइज इनमें एक भी ऐसा इश्यू नहीं है जिसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात हो। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।